नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप लोग की पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रहे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 वालों के लिए साइंस का 80 मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो और बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देख सकते हैं क्या कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको उत्तल दर्पण और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। इसको तो पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ पे और इसको समझ लीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक यानी प्लस साइन होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से 3 सवाल बना आपका कि दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव में। देखिए, दर्पण की फोकस जो धनात्मक तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। किसका ऋणात्मक? तो अवतल का ऋणात्मक होता है। तो पूछा ऋणात्मक किसका होता है तो अवतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपने अभी तक कितनी तैयारी किया है। अगर आपने अभी तक भी कुछ तैयारी नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आपका तैयारी अब 100% यहाँ पे कराया जाएगा। हिंदी उर्दू सब कराया जाएगा, इसलिए कॉन्सर्ट रूप से जुड़ जाइए और हमारे साथ क्लास रोज करते रहिए। देखिए, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो पूछा है f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है दोनों में। तो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 लिखते हैं, जो यही संबंध होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 3rd नंबर सवाल कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन चुन के आपको लाया गया है। एकदम बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चुन चुन के लाया गया है, 100% पूछने वाला। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा है। कितना न्यूनतम दूरी, तो इसको समझ लीजिए। न्यूनतम दूरी कितना होता है सबसे पहले तो न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर बिंदु कितना होता है तो दूर बिंदु जो होता है प्यारे बच्चों अनंत होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो 25 सेंटीमीटर जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है 100% राइट आंसर किया है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए ताकि आपका रिविजन भी हो जाए, आपको पता चले कि आप लोगों ने अभी तक कितने तैयारी किया है। तो ये रहा आपके स्क्रीन में 4 नंबर सवाल। आज की क्लास में टोटल 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो श्वेत प्रकाश का रंग कौन सा वर्ण रंग है जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकता है। इसके बारे में समझ लीजिए। तो सबसे कम जो झुकने वाला रंग होता है वह होता है हमारे पास बैगनी। और इसके बारे में समझ लीजिए, यह इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है मतलब सबसे कम। तो यहाँ पे लिख दीजिए तरंग जो होता है सबसे कम किसका होता है तो बैगनी का। और सबसे कम कौन झुकता है तो कम झुकने वाला भी आपका हो जाएगा बैगनी ही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है लाल का। और सबसे यानी कि अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल का। और सबसे कम कौन झुकता है तो सबसे कम झुकने वाला आपका हो जाएगा। सबसे कम जो होता है ना कौन झुकता है प्यारे बच्चों तो सबसे कम जो होता है वह लाल झुकता है। कौन झुकता है लाल। और सबसे अधिक कौन झुकता है तो सबसे अधिक जो होता है बैगनी झुकता है। कौन बैगनी। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो सबसे अधिक झुकेगा और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा वो सबसे कम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा कि मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। मानव आँख के रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि क्या होगा। कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। और अंत में पूछेंगे आपने इस 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कितने सही किया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्लास कैसा लग रहा है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होता है तो मानव आँख के रेटिना पर जो होता है कोई भी वस्तु का वास्तविक और सीधा बनता है। छवि कैसा बनता है वास्तविक और सीधा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर सवाल
कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके लिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण। आज की क्लास में टोटल 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लाए चुन के आपके बुक से एनसीईआरटी बुक का निचोड़ लेके आए हैं। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन वही क्वेश्चन को लेकर आएंगे, एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है। तो आकाश रंग का नीला दिखाई देता तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इसका 100% राइट आंसर की हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 नंबर सवाल कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हमने जस्ट बताया था दर्पण 2 प्रकार के होता है, कितने 2 प्रकार के, एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है तो अवतल दर्पण होता है। दूसरा कौन दर्पण है तो अवतल। अब समझ लीजिए उत्तल दर्पण से वस्तु का जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से वस्तु का क्या बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको नोट कर लीजिए। तो पूछा है बड़ा तो अवतल दर्पण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दृष्टि दोष आपका 4 प्रकार का होता है, यानी कि आपके 10th तक क्लास में 3 प्रकार दिया है। एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष होता है और तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष होता है। इन तीनों को समझ लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूर के लिए हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं और जरा के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। तो तीनों को नोट कर लीजिए कॉपी में कि निकट के लिए अवतल लेंस का, दूर के लिए उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल। तो पूछा है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन लेंस यूज करेंगे तो अवतल लेंस यूज करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला उपकरण जो होता है गैल्वेनोमीटर है। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 10 नंबर सवाल कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। तो दाएं हाथ का अंगूठे नियम किसने दिया था तो मैक्सवेल साहब ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 11 नंबर सवाल कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट, जो ऑप्शन ए में दिया गया इसका राइट आंसर होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। ये ओम जो होता है किसका मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। और ये एम्पियर किसका होता है तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर हो जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और कूलम जो होता है वह आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विद्युत धारा के एम्पियर है और आवेश का कूलम है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 12 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए प्रतिरोध का मान तभी बढ़ेगा जब हम लोग इसको श्रेणी में जोड़ेंगे, R1 R2 R3 करके जोड़ेंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ चलेंगे, 100% राइट आंसर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होगा तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो बच्चे देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि हमारे साथ आप क्लास कर सकते हैं। जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। तो 1 kWh किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो लिख लीजिए 1 kWh किलो वाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन हो जाएगा तो सौर ऊर्जा का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा 16 नंबर सवाल किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए कि अपसारी मतलब तो पहले लिखते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस जो होता है हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को उत्तल। और अपसारी किसको कहते हैं तो अपसारी लेंस जो कहते हैं यह हम अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, नोट कर लीजिए। तो अपसारी पूछा है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे अवतल लेंस के साथ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर सवाल कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है।
प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन है, कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपने कितने तैयारी किया पता चल जाए। देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन होता है, तो लाल होता है, हरा होता है और उसके बाद नीला होता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग कौन हो जाएगा, तो नेत्र के रंगीन भाग की बात करें प्यारे बच्चों तो वो हमारा आइरस होता है नेत्र का रंगीन भाग, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 19 नंबर सवाल यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है। देखिए प्यारे बच्चों तो हम लोग 1 HP को कितना लिखते हैं, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, 100% राइट आंसर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 20 नंबर सवाल कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, मतलब विशालक शीशा मैग्नीफाइंग में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो विशालक शीशा जो होता है यानी कि उसमें हम लोग उत्तल लेंस जो का उपयोग करते हैं, कौन लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं विशालक शीशा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, 100% राइट आंसर है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 21 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। ये रहा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होते तो गतिशील कण कौन होगा, जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, चालक तार है और इस करंट को पास कर रहे हैं, तो इसमें गतिशील सबसे तेज गति से जो जाता है वह आपका कौन है, तो वह आपका इलेक्ट्रॉन जिसे ई से दिखाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बारे में कुछ लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वह यानी कि माइनस का ऋणावेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10⁻19 जूल होता है, इसको भी लिख लीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर 22 नंबर सवाल 22 नंबर सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पर एम्पेयर घंटा किसका मात्रक होता है, तो एम्पेयर घंटा की बात किया जाए किसका मात्रक होता है, प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीजन का भी पता चल जाए और यही कुछ समय है जो आप करके दिखा सकते हैं। तो एम्पेयर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का, ऑप्शन बी हो जाएगी। आज की क्लास हम टोटल 80 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन के लाया गया, जो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारे साथ क्लास कर लीजिए। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं करे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पूर्ण रूप से वॉच करके वीडियो को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर कौन मात्रक हो जाएगा प्यारा बच्चों, तो वाट के बराबर की बात किया जाए तो वाट बराबर जो होता है जूल बटा सेकेंड होता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग, 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 24 नंबर सवाल कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। देखिए अब ये बताए थे उससे पहले सवाल में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, जिसे हम यानी कि ए से दिखाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट किसका, तो विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस की बात की जाए तो CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर सवाल कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर सवाल कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होता है, तो कली चूना पर जब जल डाला जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 28 नंबर सवाल। आज की क्लास में टोटल 80 मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन के लाया गया। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर हो गया। निम्नलिखित में जो है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर हो गया, Hg हो गया, मरकरी, सिल्वर और ऑरम। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर धातु होता है, ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो चूना जल के रासायनिक सूत्र की बात किया जाए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। और ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान साधारणतः क्या हो जाएगा, तो इसका pH मान जो है 7 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी इसका pH मान साधारणतः हो जाएगा 11 और 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए और बी दिया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 31 नंबर सवाल
कि एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं, इससे एक सवाल 100% पूछेगा। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए एल्काइन CnH2n-2 होता है एल्काइन का सूत्र। और जब भी आयन आए तो इसमें ट्रिपल बंधन होता है। कौन बंधन होता है? ट्रिपल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 32 नंबर सवाल कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। और चीनी का क्या होता है? तो चीनी का C12H22 और O11 होता है। नोट कर लीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर सवाल कि उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाएंगे? तो यह हमारे पास साबुन यानी कि साबुन कहलाते या अपमर्जक भी हो सकता है। तो ये साबुन या अपमर्जक यानी कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर बताते चलिए कि उच्चवासीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 34 नंबर सवाल कि CHO अभिक्रियाशील मूलक किसका होता है। CHO अभिक्रियाशील मूलक जो होता है वह एल्डिहाइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा आपको स्क्रीन पर 35 नंबर सवाल कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो घटेगा। और दाएं से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 36 नंबर सवाल निम्नांकित तत्व को उनको धातु को गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पर 37 नंबर सवाल कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन का संकेत जो होता है SI होता है जिसका परमाणु संख्या 14 होता है जो हमारे पास उपधातु में काउंट होता है। तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा आपका? तो सिलिकॉन जो हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा जो ऑप्शन सी है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 38 नंबर सवाल कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। धनात्मक की बात की जाए तो क्लोरीन जो होता है जिसमें -1 ऋणात्मक चार्ज होता है। तो विद्युत धनात्मक सोडियम सबसे ज़्यादा होता है जिसमें +1 धनात्मक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर सवाल कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। तो टेहरी बांध का निर्माण जो था वह उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 14 नंबर सवाल क्योंकि आज की क्लास में टोटल 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो किरोसिन में डुबो कर रखने वाला धातु जो होता है उसे हम लोग सोडियम कर रखते हैं जिसे खुला वायु में छोड़ देने से आग पकड़ लेता है इसलिए इसे किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हो तो क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बेल आइकन दबा को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। अपमर्जक बनाए जाते हैं कैसे? अपमर्जक से क्या बनाया जाएगा? तो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ इनमें से सभी बनाया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा अपमर्जक से बनाया जाता है। ये रहा आपके स्क्रीन में 42 नंबर सवाल कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग करते हैं इसका परमाणु संख्या 14 होता है SI। ठीक है, याद रखिएगा। ये रहा ऑप्शन बी इसका सही है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर सवाल कमेंट के माध्यम से आंसर देते हुए चलिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। तो देखिए खाना बनाने वाले ईंधन में हम लोग CNG गैस का उपयोग नहीं करते क्योंकि इसका उपयोग यानी गाड़ी वाहन ये सब में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से नोट कर लीजिए CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। LPG का लिक्विड यानी पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 44 नंबर सवाल कि यानी CuO2 लगा रहे हैं संतुलित करने के लिए CU यह कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो ऑक्सीजन का योग है यह ऑक्सीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं की बात किया गया है तो नहीं देख लीजिए यह 2 है यह 2 है इसमें यह संतुलित है। और यहाँ भी देख सकते हैं 2 दूना 4 है 4 है यह 2 ये भी संतुलित है। और देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा ये 2 के हो गया और O की संख्या 6 तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते ये भी संतुलित है और बच गया ये ऑप्शन बी जो है आपका संतुलित नहीं है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 46 नंबर सवाल उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है और यहाँ पे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रहा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो होता है CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 48 नंबर सवाल क्रायोलाइट किसका आयक्स होता है। देखिए क्रायोलाइट आयक्स की बात किया जाए
तो क्रायोलाइट अयस्क जो होता है वह एल्युमिनियम का होता है। इसका संकेत Al, परमाणु संख्या 13 है। और यह भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क जो होता है जिसे बॉक्साइट कहते हैं, यह नोट कर लीजिए अलग पन्ना में। और यह भी नोट कर लीजिए कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। और यह भी नोट कर लीजिए क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा और आपका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आप दोस्तों, ये रहा आपके इसके ना 49 नंबर सवाल। आज की क्लास में टोटल 80 मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन के लाया गया। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम का संकेत जो होता है K होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो राइट आंसर देखते हैं हम लोग कहाँ है पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, ये ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। आर्गन यहाँ पे हो गया, ये कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाता है, ये आर्गन हो गया 18। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला नंबर सवाल कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम, इसका सूत्र होता है HCOOH। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन संख्या 1, तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसीलिए इसका IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन में 51 नंबर सवाल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है C2H5OH होता है, इसे एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये रहा, देखते हैं ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 52 नंबर सवाल। एल्काइन कौन है? देखिए एल्काइन कौन है, तो यहाँ पे एल्काइन कौन है निकालना है। तो ये होता है C, इसका निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए CnH2n-2। अगर यहाँ पे रख के निकाला जाए तो C की संख्या 2 रखेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो C2H2 जो सही हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 53 नंबर सवाल। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो चीनी क्या हो जाएगा C12H22 और O11 हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र, जो ऑप्शन B में दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 54 नंबर सवाल कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है। तो एसिटिलीन की बात किया जाए तो कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन 7 होता है। ऑप्शन B के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 55 नंबर सवाल कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज कौन है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज कौन हो जाएगा? तो अंकुरित बीज। ऑप्शन B के साथ चलेंगे। ये रहा 56 नंबर सवाल कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा? तो वृक्क उत्सर्जन का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 57 नंबर सवाल कि पौधे में जाइलम किसके लिए? तो ज से जल, ज से जाइलम, तो जाइलम जल के लिए होगा यानी पानी हो जाएगा। और फ्लोएम खाद्य संवर्धन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन A इसका सही है। ये रहा 58 नंबर सवाल कि श्वसन के दौरान कौन गैस निकलता है। तो श्वसन के दौरान जो होता है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो CO2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ये रहा 59 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कि फल को पकाने में निम्नलिखित में किसे नियंत्रित किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए हम लोग इथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन C के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर सवाल कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तंत्रिका कक्ष कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, तंत्रिका कक्ष कहते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनलिन हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 62 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया है नहीं है। मतलब ऐच्छिक क्रिया के बाद किया है तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी दिल की धड़कना हो जाएगा। ऑप्शन C हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 63 नंबर सवाल कि मानव में गर्भ अवधि कितना दिन होता है। मनुष्य में जो गर्भ अवधि का काल होता है वह कितना दिन का होता है। तो 200 मानव में गर्भ अवधि के काल की बात किया जाए तो 270 दिन का होता है, जो ऑप्शन A के साथ चलेंगे यानी 9 माह का। ये रहा आपके स्क्रीन पर 64 नंबर सवाल कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन B के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 65 नंबर सवाल कि मुकुलन द्वारा अलग जनन निम्नलिखित में किस में होता है। मुकुलन द्वारा अलग जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन A के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर
66 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित हो जाएगा? देख सकते हैं ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 67 नंबर सवाल, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 68 नंबर सवाल कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो कशकुट्टा हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। ये रहा 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर कि हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय रक्त में संपूर्ण शरीर को पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो इनमें सभी फेफड़ा, नीलय, अलिन सभी के द्वारा किया जाता है। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ क्लास करने के लिए। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास में 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लाया गया चुन के, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए। देखिए आए क्या कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा 72 नंबर सवाल कि जनन संचारी रोग कौन है? जनन संचारी रोग की बात किया जाए तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया सभी जनन संचारी रोग है, तो इनमें ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ये रहा 73 नंबर सवाल कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो बाह्य दल पुंज होता है, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर 74 नंबर सवाल कि ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो जिसका ब्लड समूह ए होगा उसमें बी एंटीबॉडी होगा। ये राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 75 नंबर सवाल कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता? तो गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा 76 नंबर सवाल कि पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? तो जिबरेलिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा 77 नंबर सवाल कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्राव ग्रंथि से, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। 78 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि होती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ये रहा 79 नंबर सवाल कि एंड्रोजोन क्या है? तो एंड्रोजोन जो है वह मेल हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन होता है मेल, यानी कि ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ये रहा आज के अंतिम क्वेश्चन और 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? 4 ऑप्शन है। तो मटर पे प्रयोग जो था मेंडल साहब ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों अब ये रहा सवाल आपका कि आपने 80 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर